आज दुनिया में जितनी संपत्ति है ना, उतनी मानव इतिहास में पहले कभी नहीं रही। मतलब हमारे पास गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत ही तेज रफ्तार वाले ट्रांसपोर्ट हैं और ऐसी तकनीक है जो कुछ दशकों पहले तक एकदम जादू लगती थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर हम अपने आसपास देखें तो हम लगातार विनाशकारी बाढ़, भयंकर सूखे, भूकंप और सबसे बढ़कर जो है अभूतपूर्व मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है आज के समय का। एकदम। तो क्या हो अगर हमारी सफलता और विकास को मापने का थर्मोमीटर ही खराब हो? आज के इस गहन विश्लेषण या कहें कि इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास को डिकोड कर रहे हैं। हमारे सामने ना कृपा शंकर द्वारा लिखित नव्य मानवतावादी अर्थशास्त्र के कुछ बेहद प्रभावशाली अंश हैं। और ये अंश बहुत ही एक क्रांतिकारी सोच को सामने रखते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत श्री प्रभात रंजन सरकार के उन विचारों का विश्लेषण करता है जो बताते हैं कि कैसे हमारा जो पारंपरिक अर्थशास्त्र है ना, वो केवल धन का विज्ञान बनकर अपाहिज हो चुका है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि स्रोत में सुझाया गया एक नया चतुरायामी यानी 4 डायमेंशनल मॉडल किस तरह मनुष्य, प्रकृति और समाज की उन सभी कमियों को दूर करने का दावा करता है जिन्हें आज की व्यवस्था पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिस पर आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था खड़ी है। स्रोत की शुरुआत में ही आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ। हाँ, एडम स्मिथ का जिक्र आता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान या साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में परिभाषित किया था। पश्चिमी इकोनॉमिक्स का पूरा ढांचा इसी बात पर टिका है कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और संपत्ति कैसे अर्जित की जाए। मतलब फोकस सिर्फ मुनाफे पर है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सारों इस पूरी व्यवस्था को सिरे से एक अधूरा विज्ञान करार देता है। अधूरा विज्ञान मतलब ये एक बहुत बड़ा दावा है। पूरी दुनिया जिस सिद्धांत पर चल रही है उसे अधूरा विज्ञान कहना। स्रोत ऐसा क्यों मानता है? क्या इसका कारण ये है कि ये व्यवस्था केवल भौतिक चीजों पर फोकस करती है? हाँ, गहराई में जाएं तो तर्क यही है। जब किसी विज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल धन होता है ना, तो वो इंसानी जीवन को केवल भौतिक जरूरतों यानी शरीर की जरूरतों और सुख सुविधाओं तक ही सीमित कर देता है। सही बात है। सारुत के अनुसार इंसान सिर्फ हाड़मास का ढांचा तो नहीं है ना। पूंजीवाद और उपभोक्तावाद का यह मॉडल बाजार के जरिए हमारे भीतर कृत्रिम इच्छाएं या जो आर्टिफिशियल डिजायर्स होती हैं वो पैदा करता है। अच्छा, कृत्रिम इच्छाएं जैसे कि हमें वो चीजें चाहिए होती हैं जिनकी हमें असल में जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारे पास और ज्यादा उत्पाद होंगे तो हम ज्यादा खुश होंगे। इसका नतीजा ये है कि हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां उत्पादन और उपभोग ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। ये तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी की याद दिलाता है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ऐसी डाइट ले रहा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरी हो। बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब उसमें कोई विटामिन या मिनरल ना हो। बाहर से देखने पर शरीर तो बड़ा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, यानी हमारा तथाकथित भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन अंदर से वो इंसान कुपोषित है, बीमार है। बिल्कुल। उसकी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। और यहीं पर स्रोत भारतीय दृष्टिकोण से अर्थ शब्द की एक बिल्कुल नई व्याख्या पेश करता है। वो क्या है? आमतौर पे हम अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा या मुद्रा मान लेते हैं, लेकिन इस नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ का असली मतलब है अभाव पूर्ति, यानी किसी भी तरह की कमी को दूर करना। ओके, अभाव पूर्ति। हाँ, और ये कमी सिर्फ भौतिक नहीं होती। एक इंसान के जीवन में मानसिक अभाव भी हो सकता है, ज्ञान का अभाव हो सकता है और आध्यात्मिक शांति का भी अभाव हो सकता है। अरे वाह, यानी एक सच्चा अर्थशास्त्र वो है जो केवल तिजोरियां न भरे बल्कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों स्तरों पर हमारे अभावों को पूरा करे। एकदम सही समझे आप। लेकिन जब अर्थव्यवस्था केवल मुनाफे और उत्पादन के इर्द गिर्द घूमती है तो उसका व्यापक असर क्या होता है? मतलब बड़े स्तर पर क्या नुकसान है? उसका सबसे बड़ा असर हमारे आसपास के प्राकृतिक संतुलन पर पड़ता है। जब पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर हो कि कच्चे माल को निकालकर उससे कितनी जल्दी मुनाफा कमाया जा सकता है, तो जाहिर है पर्यावरण को नुकसान होगा। हाँ, जंगल कटने लगते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं और पहाड़ों का सीना चीर दिया जाता है। स्रोत यह तर्क देता है कि जिन पर्यावरणीय आपदाओं
जैसे बाढ़, सूखे और जलवायु परिवर्तन का जिक्र हमने शुरुआत में किया था ना, वे कोई प्राकृतिक दुर्घटनाएं नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? वे इसी अधूरे विज्ञान और मुनाफा केंद्रित व्यवस्था के सीधे नतीजे हैं। बाप रे! तो अगर ये पुरानी व्यवस्था एक कुपोषित डाइट की तरह है जो समाज और पर्यावरण दोनों को बीमार कर रही है, तो इसका विकल्प क्या है? श्रोत इस समस्या का क्या समाधान प्रस्तुत करता है? यहीं से श्री प्रभात रंजन सरकार का वो मॉडल सामने आता है जिसे चतुर्आयामी अर्थनीति कहा गया है। मतलब 4 अलग-अलग आयाम। 4 डायमेंशनल मॉडल, राइट? हाँ, और इसमें जो सबसे पहला आयाम है वो है जन अर्थनीति या पीपल्स इकोनॉमी। पीपल्स इकोनॉमी, ये किस बारे में है? जन अर्थनीति का सीधा संबंध आम जनता की सबसे बुनियादी और रोजमर्रा की जरूरतों से है। स्रोत का मानना है कि जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी आर्थिक मॉडल सफल नहीं कहला सकता। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसमें ना 8 बुनियादी जरूरतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वो है अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, परिवहन और सिंचाई। मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर इस सूची को देखना होगा। भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन बुनियादी जरूरतों की सूची में ऊर्जा, परिवहन और सिंचाई को भी शामिल करना, ये नजरिया काफी अलग है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक के अनुसार ये 3 तत्व किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जरा सोचिए, बिना परिवहन के आप खेतों में उगा हुआ अन्न शहरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, वो तो वहीं सड़ जाएगा। बिल्कुल। और बिना ऊर्जा या बिजली के आज के समय में चिकित्सा या शिक्षा कैसे संभव है? और बिना सिंचाई के कोई भी कृषि व्यवस्था कैसे टिक सकती है? अब समझ में आ रहा है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए इन्हें अलग अलग सेवाओं के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी शर्त के रूप में देखा गया है। और जन अर्थनीति की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो ये है कि इन 8 जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक के पास सुनिश्चित क्रय क्षमता या गारंटीड परचेजिंग पावर, गारंटीड परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और ये उसका संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा ही व्यवहारिक और तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर कोई सरकार या व्यवस्था हर नागरिक को क्रय क्षमता की गारंटी दे देगी, यानी ये पक्का कर देगी कि उसकी सारी जरूरतें पूरी होंगी ही होंगी, तो क्या इससे लोगों में काम करने की प्रेरणा खत्म नहीं हो जाएगी? ये सवाल उठना लाजमी है ना? क्योंकि इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब सब कुछ सुरक्षित होता है तो उत्पादकता गिर जाती है और मुफ्तखोरी बढ़ जाती है। क्या स्रोत में इस खतरे से निपटने का कोई उपाय है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो किसी भी अर्थशास्त्री के दिमाग में सबसे पहले आएगा। लेकिन स्रोत यहाँ सुनिश्चित क्रय शक्ति की तुलना किसी खैरात या मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसे से बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, तो ये कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा फ्री फंड नहीं है? नहीं, इसका उद्देश्य लोगों को घर बिठाकर खिलाना नहीं है, बल्कि सबके लिए रोजगार सुनिश्चित करना है। ये मॉडल मांग करता है कि अर्थव्यवस्था की ये जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम उपलब्ध कराए। अच्छा, तो ये रोजगार की गारंटी है, ना कि बिना काम के पैसे बांटने की। बिल्कुल, और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि उस काम के बदले इतना उचित पारिश्रमिक देना कि व्यक्ति उन 8 बुनियादी जरूरतों को आसानी से खरीद सके। मेक सेंस? इसके साथ ही जन अर्थनीति में संपदा के केंद्रीकरण या एकाधिकार, जिसको मोनोपोली कहते हैं, उसको एक बड़ी बुराई माना गया है। चंद लोगों के हाथों में उद्योग सिमट जाने से रोकने के लिए स्रोत सहकारी उद्योगों या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की प्रधानता की वकालत करता है। ये समझना जरूरी है। सहकारी उद्योगों का मतलब है कि जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे हैं वही उसके मालिक भी है। हाँ, एकदम। मतलब उत्पादन और मुनाफा कुछ सीमित पूंजीपतियों के हाथ में जाने के बजाय उन लोगों में बढ़ता है जो अपना पसीना बहा रहे हैं। इससे शोषण की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। यही इसका मूल उद्देश्य है। गरीबी का उन्मूलन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो। जब समाज के हर व्यक्ति का पेट भरा होगा, उसके सिर पर छत होगी और शोषण मुक्त माहौल होगा, तभी एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकेगी। चलिए मान लेते हैं कि जन अर्थनीति लागू हो गई, हर इंसान के पास सुरक्षित आवास है,
अच्छा भोजन है और वो सहकारी उद्योगों में काम करके खुश है। लेकिन यहां से ना एक नई चुनौती शुरू होती है। इंसान का दिमाग कभी खाली नहीं बैठता। पेट भरने के बाद नई तरह की भूख पैदा होती है और यहीं से हम दूसरे आयाम की ओर बढ़ते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे अनोखा और क्रांतिकारी लगता है, मानस अर्थनीति या साइको इकोनॉमी। मानस अर्थनीति वास्तव में इस नव्य मानवतावादी मॉडल का वो हिस्सा है जहां ये पारंपरिक अर्थशास्त्र से पूरी तरह से अलग हो जाता है। कैसे? देखिए, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स के मॉडल भौतिक जरूरतों के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन ये आयाम मानव चेतना की बात करता है। स्रोत के अनुसार मानस अर्थनीति समाज को मानसिक पोषण प्रदान करती है। मानसिक पोषण? हाँ, इसके दो बहुत ही विशिष्ट कार्य बताए गए हैं। पहला है एक ढाल या शील्ड की तरह काम करना और दूसरा है एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करना। तो पहले इस ढाल वाले हिस्से को समझते हैं। हमें किस चीज से बचने के लिए ढाल की जरूरत है? हमें उन शक्तियों से बचना है जो उपभोक्तावाद को एक धर्म की तरह समाज पर थोपती हैं। जैसा कि हमने पहले कृत्रिम इच्छाओं की बात की थी ना। हाँ, आर्टिफिशियल डिजायर्स। आज के बाजार का काम सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ये एहसास पैदा करना है कि हम अधूरे हैं। ये तो बहुत सच बात है। विज्ञापन, मार्केटिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि जब तक उनके पास फला ब्रांड का फोन या गाड़ी नहीं होगी, तब तक वे सफल नहीं हैं। एकदम। मानस अर्थनीति का काम है इस मानसिक दुर्बलता और शोषणकारी संरचनाओं का पर्दाफाश करना। ये लोगों को जागरूक करती है कि वे इन कृत्रिम इच्छाओं के जाल में न फंसें और अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानें। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि ये अर्थशास्त्र सिर्फ कारखानों में माल बनाने की बात नहीं कर रहा है, ये हमारे मनोविज्ञान को बचाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ये तो हुई बचाव की बात। लेकिन जो दूसरा काम है, विकास या उत्प्रेरक का, वो भविष्य के लिहाज से बहुत ही चौंकाने वाला है। स्रोत में एक अत्यधिक यंत्रीकृत भविष्य या हाईली मैकेनाइज्ड फ्यूचर का अनुमान लगाया गया है। हाँ, ये हिस्सा वाकई में बहुत दूरदर्शी है। स्रोत यह पहचानता है कि जैसे जैसे तकनीक और विज्ञान आगे बढ़ेंगे, इंसानों का बहुत सारा शारीरिक काम मशीनें ले लेंगी। जैसे आज हम देख ही रहे हैं। हाँ, आज के संदर्भ में हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन के रूप में देख सकते हैं। जब उत्पादन का ज्यादातर काम मशीनें करने लगेंगी, तो स्वाभाविक रूप से इंसानों के काम करने के घंटे कम हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि लोगों के पास बहुत सारा खाली समय, यानी लीजर टाइम होगा। आज हम अक्सर ये डर जताते हैं कि एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? स्रोत इसी खाली समय को एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में देखता है। अगर समाज के पास कोई मानसिक दिशा नहीं होगी, तो ये खाली समय पतन, अपराध या और भी ज्यादा खोखले उपभोक्तावाद की तरफ ले जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर। एकदम सही। यहीं पर मानस अर्थनीति उत्प्रेरक का काम करती है। ये समाज की उस बची हुई ऊर्जा और खाली समय को रचनात्मकता की ओर मोड़ती है। अच्छा, तो ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हाँ, इसका लक्ष्य है लोगों को कला, साहित्य, विज्ञान, अनुसंधान और आध्यात्मिक जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, ताकि मशीनें हमारे शरीर को आराम दें और हम उस समय का उपयोग अपनी चेतना के विकास में कर सकें। ये एक बेहद ही शानदार विजन है, जहां तकनीक हमें बेरोजगार नहीं कर रही है, बल्कि हमें शारीरिक मजदूरी से आजाद कर रही है, ताकि हम अपनी असली इंसानी क्षमताओं को खोज सकें। लेकिन अगर हम इन दोनों आयामों, जन अर्थनीति और मानस अर्थनीति को स्थापित कर दें, तो बाजार का क्या होगा? व्यापार और मुनाफे का क्या रोल रह जाएगा? क्या यह व्यवस्था बाजार को पूरी तरह से नकार देती है? बाजार को नकारा नहीं गया है, बल्कि उसकी जगह तय की गई है। और यही हमें तीसरे और चौथे आयाम की तरफ ले जाता है, वाणिज्यिक अर्थनीति यानी कमर्शियल इकोनॉमी और सामान्य अर्थनीति यानी जनरल इकोनॉमी। तो वाणिज्यिक अर्थनीति की भूमिका क्या है और ये आज के सिस्टम से कैसे अलग है? वाणिज्यिक अर्थनीति का सीधा संबंध व्यापार, उत्पादन और लाभ से है। आज के पूंजीवादी सिस्टम में वाणिज्यिक अर्थनीति सर्वोपरि है। मुनाफा ही सब कुछ तय करता है, क्या बनेगा, किसे मिलेगा और किस कीमत पर मिलेगा। हाँ, आज तो ऐसा ही होता है। लेकिन नव्य मानवतावादी मॉडल में वाणिज्यिक अर्थनीति का काम सर्वोपरि होना नहीं है, बल्कि इसका काम जन अर्थनीति और मानस अर्थनीति को सहयोग देना है। इसका मुख्य ढांचा भी सहकारी होगा और ये सार्वजनिक हित में नियंत्रित होगी। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। यानी वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा या कमर्शियल इकोनॉमी गाड़ी चला रही है,
ड्राइवर की सीट पर वही बैठा है और बाकी सब पीछे बैठे हैं। हाँ, लेकिन इस नए मॉडल में मुनाफा महज गाड़ी का इंजन है, जो उसे चलने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जन अर्थनीति और मानस अर्थनीति के हाथों में होगा। ये बहुत सटीक रूपक है। अर्थव्यवस्था को ऊर्जा और गति की जरूरत है, जो व्यापार और मुनाफे से आती है, लेकिन दिशा हमेशा जन कल्याण और मानसिक विकास की होनी चाहिए। जब तक वाणिज्यिक गतिविधियों को इस तरह सार्वजनिक हित के अधीन नहीं लाया जाता ना, तब तक हम समाज से असमानता को कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाजार का इंजन सिर्फ मुनाफा नहीं है, तो एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। चीजों के दाम कैसे तय होंगे? सप्लाई और डिमांड का क्या होगा? क्या हम अर्थशास्त्र के उन सारे शास्त्रीय नियमों को, क्लासिकल रूल्स को खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और यही शायद चौथा आयाम, सामान्य अर्थनीति, तस्वीर में आता है। बिल्कुल। स्रोत इसी व्यवहारिक समस्या का उत्तर सामान्य अर्थनीति के जरिए देता है। ये आयाम उन्हीं शास्त्रीय नियमों से जुड़ा है जो हम अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ते हैं। मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, मुद्रा का प्रवाह और बैंकिंग व्यवस्था। तो फिर इसमें नया क्या है? सब कुछ तो वही है। नया है इन उपकरणों का उपयोग करने का उद्देश्य। आज के समय में मांग और आपूर्ति के नियमों का इस्तेमाल करके किसी चीज की कृत्रिम कमी, जिसे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कहते हैं, पैदा की जाती है ताकि दाम बढ़ाए जा सकें और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। हाँ, जानबूझ के सप्लाई रोक दी जाती है। एकदम। लेकिन इस मॉडल में इन नियमों का उपयोग केवल लाभार्जन के लिए नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति की सेवा के लिए किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियां बनेंगी, न कि चंद कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इन चारों आयामों, जन अर्थनीति, मानस अर्थनीति, वाणिज्यिक अर्थनीति और सामान्य अर्थनीति को एक साथ रखकर देखें, तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो इंसान को केंद्र में रखती है। लेकिन रुकिए, स्रोत का निष्कर्ष इससे भी एक कदम आगे जाता है। वह केवल इंसानों की बात नहीं करता। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां ये अर्थशास्त्र सचमुच नव्य मानवतावादी या नियो ह्यूमनिस्ट कहलाता है। इस पूरे दर्शन का मूल मंत्र केवल मानव कल्याण तक सीमित नहीं है। इसका केंद्रीय भाव है, जियो और दूसरों को भी जीने दो। दूसरों से यहाँ मतलब सिर्फ दूसरे इंसानों से नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस ब्रह्मांड में मनुष्य अकेला नहीं है। इसमें असंख्य जीव जंतु, वनस्पतियां, जंगल, नदियां, पर्वत और पूरे के पूरे इकोसिस्टम शामिल हैं। स्रोत का ये स्पष्ट मानना है कि मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, इसलिए ये उसका परम कर्तव्य है कि वो केवल अपनी प्रजाति का ही नहीं, बल्कि इस पूरी प्रकृति और जीव जगत का उत्थान सुनिश्चित करे। अगर हम आज के संदर्भ में देखें, तो ये विचार वाकई हमारी आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी नए हाईवे या विशालकाय बांध के लिए हजारों पेड़ों को काट दिया गया, या किसी नदी के बहाव को रोक दिया गया, और फिर उसी से भयानक बाढ़ आती है। हाँ बिल्कुल। जिस आर्थिक विकास के नाम पर हम अपनी नदियों और पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, वो दरअसल एक अधूरा विज्ञान ही तो है। इसी कारण स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर हमारा अर्थशास्त्र केवल इंसानों तक सीमित रहेगा, तो जो परितंत्र है, इकोसिस्टम, उसका संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। एक सफल अर्थव्यवस्था की पहचान ये नहीं है कि उसने कितने मिलियन डॉलर्स का उत्पादन किया, तो क्या है, बल्कि ये है कि क्या उसने मानव समाज के साथ साथ संपूर्ण जीव जगत और पर्यावरण का संतुलित विकास सुनिश्चित किया या नहीं। आज का समय धन केंद्रित अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर इसी समग्र दृष्टिकोण की मांग कर रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इस डीप डाइव ने हमारे सामने ये स्पष्ट कर दिया है कि कैसे एडम स्मिथ की उस पुरानी धन केंद्रित परिभाषा से बाहर निकलना अब समय की मांग बन चुका है। स्रोत के अनुसार श्री प्रभात रंजन सरकार के इन 4 आयामों को अपनाना एक ऐसा रास्ता है जो हमें मौजूदा आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों से बाहर निकाल सकता है। एकदम सही। एक ऐसा मॉडल जो भौतिक जरूरतों के साथ साथ मानसिक पोषण और प्राकृतिक संतुलन की भी गारंटी देता है। जन अर्थनीति हमें बुनियादी सुरक्षा देती है, मानस अर्थनीति हमारी चेतना को बचाती है, वाणिज्यिक और सामान्य अर्थनीति व्यवस्था को सुचारू रखते हैं, और नव्य मानवतावाद सबको साथ लेकर चलता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को समझे बिना हम आज की जटिल समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं खोज सकते। चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत का एक विचार ऐसा है जिसे हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। हमने कृत्रिम इच्छाओं या आर्टिफिशियल डिजायर्स के बारे में बात की थी कि कैसे मुनाफे पर टिकी ये अर्थव्यवस्था हमें मानसिक रूप से बीमार बनाती है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। हाँ, ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत बड़ा टूल है।
तो अगली बार जब भी हम बाजार जाते हैं या ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स साइट पर किसी चमकदार चीज को देखकर बाय नाउ का बटन दबाने वाले होते हैं ना, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। हमें खुद से गहरा सवाल पूछना चाहिए, जो चीज हम अभी खरीदने जा रहे हैं क्या वो वाकई हमारे जीवन के किसी असली अभाव की पूर्ति कर रही है? क्या हमें सच में इसकी जरूरत है, या फिर ये महज एक कृत्रिम इच्छा है जिसे किसी मुनाफा केंद्रित व्यवस्था ने बहुत ही चालाकी से हमारे दिमाग में प्लांट कर दिया है? जिस दिन हम अपनी असली जरूरतों और थोपी गई इच्छाओं के बीच का फर्क समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हम इस अधूरे विज्ञान के मायाजाल से बाहर निकलने लगेंगे। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।